नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन से कह रहे हैं कि बहुत तगड़ी व्यवस्था महाकुंभ में लोगों के लिए की गई है। योगी ने कहा कि जितने आएंगे उससे अधिक लोगों की व्यवस्था की गई है। हालांकि अब योगी की व्यवस्था एक्सपोज हो रही है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है, इसमें लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की है। वीडियो में महिलाएं खुले आसमान में बड़ी संख्या में रात में सो रही हैं। उनका कहना है कि हम लोग दूर से आए हैं, हमारे लिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए थी। ऊपर छत जैसा कुछ टेंट बना देना चाहिए था। हम अपना कंबल लेकर आए हैं, यही हमारी सुरक्षा है। बस यहाँ के जो पुलिस वाले हैं उनको पूछूं कि कहाँ जाए, रास्ता पता नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम आज ही आए हैं, हमें पता नहीं है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, चाय खरीद कर पिए। सरकार कह रही है कि अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन हम दुखी हैं। रात भर ऐसे ही खुले आसमान में सोए हैं। सर्दी में होना चाहिए कुछ व्यवस्था। कल भी ऐसे ही रुके थे, आज भी ऐसे ही हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, टेंट नहीं है, खाना पीना नहीं है, सरकार की ओर से कुछ नहीं है। देखिए कैसे पब्लिक पड़ी हुई है, देखिए और वीडियो डालिए, सरकार तक पहुंचाइए। हम तो आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन बाकी लोग जो आए उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। एक दूसरे बुजुर्ग शख्स बताते हैं कि पीने का पानी किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है। महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर एक और वीडियो वायरल है, जिसमें रिपोर्टर महिला से पूछता है कि कैसी व्यवस्था लगी। महिला कहती है कि घाट के किनारे कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत अव्यवस्था है। आप कपड़े नहीं पहन सकते नहाकर। हर बार रहती थी, स्पेस मिलता था नहाकर कपड़े पहनने का। घाट पर महिला पुलिस तक नहीं है। कितने लोग खो जा रहे हैं घाट के किनारे। महिला स्थानीय थी, उनका कहना था कि शहर में कोई दिक्कत नहीं है लोकल लोगों को, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। साथ में खड़े शख्स कहते हैं कि पहले जो भी पोल लगे रहते थे सब पर नंबर लिखे होते थे कि आदमी पहचान सके। किसी भी पोल पर नंबर नहीं है। नंबर होता तो एक दूसरे को ट्रैक कर सकते थे। बड़े बड़े लोग जो सालों से आ रहे हैं वो खो जा रहे हैं। अभी देखे साधु सन्यासी आ रहे थे, बहुत भीड़ हो गई। लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जाने की, लेकिन पुलिस ने नहीं जाने दिया। सांस घुट गई लोगों की। प्रशासन की व्यवस्था भीड़ को देखते हुए कम लग रही है। बीजेपी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पिछले दिनों दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर बात की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, चंद महीने पहले की बात है, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी दिल्ली के स्कूलों में बम धमाकों की कई कॉल्स और ईमेल्स आई थी। बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया, फिर भी इसकी गहनता से जांच की गई। उन्होंने कहा, यह ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो मूलतः ये ईमेल्स ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो नाबालिग है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधु तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि स्कूलों को 12 फरवरी से ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी। इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये ईमेल्स एक बच्चे के द्वारा भेजे जा रहे थे। उसने 400 से ज्यादा स्कूलों को ये धमकी भरे ईमेल भेजे थे। उन्होंने बताया, हमने ये पता करने की कोशिश की कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जब हमने जांच की तो ये बात सामने आई कि बच्चे के पेरेंट्स में से एक ऐसे संस्थान से ताल्लुक रखते हैं जो एक एनजीओ से जुड़ा है। ये एनजीओ एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है। हम ये जांच कर रहे हैं कि इस मामले में राजनीतिक दल से जुड़े एनजीओ की भूमिका का उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना तो नहीं था। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 पर शरद पवार का बयान आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मेरी सोच है कि हमें अरविंद केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। इंडिया गठबंधन को लेकर पवार ने कहा कि इंडिया गठबंधन में राज्य और स्थानीय चुनाव को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं की गई। इंडिया गठबंधन केवल राष्ट्रीय स्तर के चुनावों के लिए है। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर सभी सहयोगी अगले 8-10 दिनों में एक बैठक करेंगे। इसमें तय किया जाएगा ये चुनाव अकेले लड़ना है या साथ में। इससे पहले संजय राउत ने कहा था, निश्चित ही इंडिया गठबंधन चलेगा। हम गठबंधन को जिंदा नहीं रखेंगे तो विपक्ष जिंदा नहीं रहेगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इंडिया गठबंधन पर उठते सवालों पर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने कहा कि निश्चित ही इंडिया गठबंधन चलेगा। हम गठबंधन को जिंदा नहीं रखेंगे तो विपक्ष जिंदा नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव शिवसेना यूबीटी ने अकेले लड़ने की घोषणा पर संजय राउत ने कहा कि लोकल बॉडी के चुनाव कार्यकर्ताओं के होते हैं और यहां गठबंधन करना मुश्किल होता है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होने के सवाल पर संजय राउत ने कहा, यह बात सही है कि इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, लेकिन इसे बरकरार रखना देश और लोकतंत्र की जरूरत है। दिल्ली में
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनकी अपनी ताकत है। दोनों लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़े थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन में बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी है, हम सबको एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी कांग्रेस की होनी चाहिए। राहुल गांधी अब लगातार केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं। पहले लगा था कि हरियाणा चुनाव की तरह घुमा फिरा के हमला करेंगे, लेकिन अब राहुल गांधी सीधे हमला कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने कल रैली में कहा था कि केजरीवाल वादे मोदी की तरह करते हैं, झूठे वादे। मोदी और केजरीवाल की एक ही रणनीति है। पहले कहा था कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे और दिल्ली का हाल देखिए। इसके बाद राहुल गांधी अब दिल्ली में निकले। राहुल ने एक वीडियो ट्वीट किया है जहां दिल्ली का हाल दिखा रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी कहते हैं यह है केजरीवाल जी की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। इसके अलावा कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें केजरीवाल कह रहे हैं कि आज आपकी दिल्ली अमेरिका को पीछे छोड़ रही है, लंदन को पीछे छोड़ रही है, वॉशिंगटन को पीछे छोड़ रही है, सिंगापुर को पीछे छोड़ रही है, बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ रही है। फिर कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो दिखाया है जहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि केजरीवाल की पेरिस वाली दिल्ली और दिल्ली का हाल दिखा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के आरक्षण और कास्ट सेंसस वाली चुनौती पर केजरीवाल बचते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार अरविंद केजरीवाल को पिछड़ों और दलितों पर उनके विचारों पर घेर रही है। वो अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियो और बयानों को निकालकर बता रही है कि कैसे केजरीवाल पिछड़ा, दलित और आरक्षण विरोधी हैं और वोट के लिए वो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ फोटो डाल रहे हैं और अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें मोदी और केजरीवाल को साथ रखा गया है, जिसमें केजरीवाल मोदी से हाथ मिला रहे हैं। इसके आगे केजरीवाल के बयान हैं। कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और केजरीवाल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की मानसिकता दलित और पिछड़ा विरोधी है। और फिर केजरीवाल का बयान दिखाया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा ये मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को मिलना चाहिए। और कहते हैं कि अगर कोई आर्थिक हिसाब से सही है तो उसे रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। कांग्रेस ने वीडियो में कहा है, देखा कैसे केजरीवाल आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी दलितों और पिछड़ों का हक छीनने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो चुका है, दिल्ली की जनता इसका जवाब जरूर देगी। कांग्रेस ने ऊपर ट्वीट में लिखा है, आप और बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा। कांग्रेस लगातार केजरीवाल को एक्सपोज करने की बात कर रही है। कल राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी और केजरीवाल एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही स्ट्रेटेजी केजरीवाल की भी है, कोई फर्क नहीं है। राहुल ने कहा था कि केजरीवाल भी रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना पर नहीं बोलेंगे। अब कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें केजरीवाल कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हमारा ये मानना है कि रिजर्वेशन एक बार किसी को मिल जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलना चाहिए। और कहते हैं कि अगर कोई आर्थिक रूप से ठीक हो जाता है तो उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने लिखा है कि खुद केजरीवाल को आरक्षण पर जरूर सुना जाए। अब समझ आया रिजर्वेशन की 50% सीमा हटाने और जातिगत जनगणना पर क्यों चुप रहते हैं, मन में आरक्षण का विरोध जो छुपा है। केजरीवाल का यह वीडियो कांग्रेस पार्टी के नेता भी ट्वीट कर रहे हैं और केजरीवाल को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। अगर ये नैरेटिव सेट होता है तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। कांग्रेस नेता लगातार केजरीवाल और आपके नेताओं के पिछड़ों और दलितों के खिलाफ दिए गए बयानों को सामने ला रहे हैं। अब कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने दिल्ली की सीएम आतिशी को एक बयान का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है जिसमें आतिशी ने कहा है कि जिन्हें आरक्षण मिल गया है उन्हें अगली पीढ़ी में लाइन के अंत में खड़ा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रिया सुले ने लिखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी जी का आरक्षण पर ये मत। अरविंद केजरीवाल ने कल राहुल गांधी पर कहा था कि आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश को बचाने की है। इसके बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है कि देश की चिंता बाद में करना, अभी नई दिल्ली की सीट बचा लो। इसके बाद फिर केजरीवाल ने रीट्वीट कर लिखा है, क्या बात है, मैंने राहुल गांधी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। शायद दिल्ली का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच सालों से पर्दे के पीछे चल रही जुगलबंदी पर से पर्दा हटा देगा। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप के एफआईआर दर्ज हुई है। ये केस हिमाचल के कसौली पुलिस थाने में 13 दिसंबर 2024 को दर्ज हुआ था, जिसकी जानकारी अब सार्वजनिक हुई है। कहा जा रहा है कि शिकायतकर्ता एक गायिका और अभिनेत्री हैं। इन्होंने दोनों नेताओं पर दुष्कर्म, झांसा देकर शोषण और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने पीड़िता की पहचान गुप्त रखी है और मामले की जांच जारी है। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है
ये घटना 7 जुलाई 2023 की है। रॉकी मित्तल ने उसे अभिनेत्री बनाने का झांसा दिया, जबकि मोहनलाल बड़ौली ने सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने और जान से मारने की धमकी दी गई। ये मामला हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरह के गंभीर आरोप लगने से पार्टी की छवि पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक में टीएमसी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पार्टी के 2 नेता इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है। इसी महीने की शुरुआत में मालदा में ही टीएमसी के पार्षद दुलाल सरकार की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में टीएमसी के नेताओं को ही गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार की घटना के बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के ही 2 गुटों में आपस में ही भिड़ंत हो गई थी। इसमें दोनों गुटों के लोगों को चोटें भी आईं। मृतक की पहचान हसन शेख के रूप में की गई है, जबकि जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी पहचान बकुल शेख और इसारुद्दीन शेख के रूप में हुई है। मालदा जिला पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी का कहना है कि दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारी का यह भी कहना था कि पुलिस इलाके में मौजूद सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और हमलावरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा, उनके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे और उनके नाम से एक पत्रकार भवन का भी निर्माण कराएंगे। माओवाद प्रभावित बीजापुर में स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की 1 जनवरी की रात हत्या कर दी गई थी। हत्या करके उनका शव सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था और उसके ऊपर सीमेंट की ढलाई कर दी गई थी। उनकी हत्या के आरोप में बीजापुर के ही एक बड़े ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उनके 2 भाइयों और सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जांच के लिए गठित एसआईटी ने कहा है कि सुरेश चंद्राकर जिस सड़क का निर्माण कर रहे थे उसमें गड़बड़ी की रिपोर्टिंग के कारण मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई थी। पीएम मोदी की मुलाकातें और मिलने के तरीके और बात की चीजों के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पीएम मोदी का दोस्त कहा जाने लगा, लेकिन अब उनके दोस्त ने ही बवाल कटा दिया है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि 2024 का साल दुनिया के लिए उथल पुथल भरा रहा और कोविड के बाद हुए चुनाव में भारत सहित विश्व में कई देशों की सरकार गिर गई। उन्होंने कहा कि 2024 एक बड़ा चुनावी साल था। भारत समेत इन सभी देशों में चुनाव थे। लगभग सभी सत्ताधारी चुनाव हार गए। वैश्विक स्तर पर कुछ ना कुछ हुआ है, वो चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो या फिर कोरोना से निपटना। इसका विश्व स्तर पर असर देखने को मिला। इससे सत्ताधारी पार्टियों को लेकर लोगों में विश्वास की कमी हुई है। बता दें, बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन एनडीए ने मिलकर सरकार बनाई। रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्क जुकरबर्ग के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत में 2024 के चुनाव में 64 करोड़ लोग शामिल हुए। देश के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए पर भरोसा किया। जुकरबर्ग का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्हें तथ्यों और विश्वसनीयता को कायम रखना चाहिए। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन, 220 करोड़ मुफ्त वैक्सीन दी, दुनिया भर के देशों को सहायता दी, भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की निर्णायक जीत सुशासन और जनता के विश्वास का प्रमाण है। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक और बात कही। उनके एक बयान ने दुनिया भर के लाखों यूजर्स के बीच चिंता पैदा कर दी है। जुकरबर्ग ने कहा कि व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करता है, लेकिन अगर किसी सरकारी एजेंसी को डिवाइस तक पहुंच मिल जाती है तो वो उसमें स्टोर चैट्स को पढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी डिवाइस में पेगासस जैसे स्पाईवेयर इंस्टॉल हो तो एजेंसियां उसके कंटेंट तक पहुंच सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि खतरों को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप ने डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर शामिल किया है, जो चैट्स को एक तय समय के बाद ऑटोमेटिकली डिवाइस से डिलीट कर देता है। बता दें, जुकरबर्ग के इस बयान के बाद यूजर्स की चिंताएं बढ़ गई हैं। बता दें, भारत में पेगासस का मामला भी आया था और दूसरे तरीके से भी शंकाएं पैदा होती रहती हैं। बिहार में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले लालू ने कहा था कि नीतीश के दरवाजे खुले हुए हैं, वो आ जाएं। इसके बाद माहौल गर्मा गया। इसके बाद नीतीश ने कहा था कि वो जाने की गलती नहीं करेंगे, जिसके बाद शंकाएं बंद तो नहीं हुई, लेकिन हल्की सी थम सी गई थी। और अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद फिर से हलचल पैदा हो गई है। रोहिणी आचार्य ने लालू यादव के नीतीश के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर कहा है, पापा जो कहते हैं वो सच होता है।
इसके बाद बिहार की सियासत ने उबाल मारना शुरू कर दिया। बता दें, बिहार की सियासत में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज का खासा महत्व है। सियासी गलियारों में अक्सर मकर संक्रांति पर आयोजित दही चूड़ा भोज पर सबकी नजरें टिकी होती हैं कि कहीं कुछ खेला तो नहीं होने वाला है। इस बार भी पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन है। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज में सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है या नहीं, इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश जा भी सकते हैं। बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री रहे संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पुलिस के रवैये की शिकायत की है। सीएम योगी को लिखे पत्र में बीजेपी नेता ने अपनी सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुजफ्फरनगर पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनकी समस्त सुरक्षा वापस ले ली गई है। मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद संजीव बालियान ने पत्र में यह भी लिखा कि लोकसभा चुनाव के समय पर उन पर हमला हुआ था। अगर फिर से हमला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के अधिकारियों की होगी। बालियान ने कहा कि अगर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ पुलिस ये व्यवहार करती है तो भाजपा के आम कार्यकर्ताओं के क्या हालात होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संजीव बालियान की सुरक्षा वापस ले ली थी। इसके अलावा एक मंदिर पर कब्जे का मुद्दा भी उन्होंने पत्र में उठाया। बालियान ने आगे लिखा, खानूपुर गांव में एक जमीन मंदिर और धर्मशाला के लिए मंसूरपुर डिस्टिलरी के कर्मचारियों के द्वारा खरीदी गई थी। पूर्व की सरकार के अधिकारियों से मिलीभगत कर ये जमीन डिस्टिलरी द्वारा अपने नाम दाखिल खारिज करा लिया गया। जनवरी में मुजफ्फरनगर पुलिस अधिकारियों के साथ साठगांठ कर डिस्टिलरी द्वारा मंदिर और धर्मशाला की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था और ग्रामवासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। कर्नाटक कांग्रेस और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में क्या चल रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक सरकार का बलिदान करने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी का नहीं। रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं। पार्टी कार्यालय पर आयोजित इस बैठक में कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ मंत्री भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पार्टी मां है और सरकार बच्चा, पार्टी को निराश करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी कर्नाटक में सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री गृह मंत्री जी परमेश्वरा और कॉर्पोरेशन मंत्री केएन राजन्ना से जुड़ी है। दरअसल डिप्टी सीएम और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने एक बैठक बुलाई थी, जिसका इन मंत्रियों ने के नेतृत्व में बाकी नेताओं ने बहिष्कार किया था। ये बैठक इस लिहाज से अहम मानी जा रही है कि राजनीतिक गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की जगह जल्द ही डीके शिवकुमार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा 8 जनवरी को एक एससी और एसटी समुदाय से आने वाले मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इसे अधिकृत तौर पर सामान्य भोज बताया गया था। इसमें यह तय हुआ था कि दलित विधायकों से बातचीत की जाएगी ताकि ये पता किया जाए कि उनका क्या दुख है। इस बैठक की चर्चा तब और भी बढ़ गई जब इसमें सिद्धरामैया भी शामिल हो गए। बुधवार यानी 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2024 परीक्षा रोक दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने इस बारे में एक नोटिस जारी कर जानकारी दी। अलग अलग विषयों की ये परीक्षा 3 से 16 जनवरी के बीच हो रही है। एनटीए ने कहा है कि मकर संक्रांति, पोंगल और अन्य त्योहारों की वजह से उन्हें 15 जनवरी की परीक्षा टालने से जुड़ी अर्जियां मिली थी। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज ने बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भोपाल के ब्राह्मण समाज के परशुराम कल्याण बोर्ड ने कहा कि जिन परिवारों में 7 संतानें पैदा होंगी उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने ऐलान किया है कि जो ब्राह्मण युवा जोड़े 4 बच्चा पैदा करेंगे उन्हें समाज की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजौरिया ने कहा कि ब्राह्मण समाज के युवाओं को कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करने ही चाहिए, वरना विधर्मी लोग देश पर कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा अक्सर कहते हैं कि पढ़ाई महंगी हो गई है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, आप इस महंगाई में किसी तरह गुजारा करो, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे मत रहना, नहीं तो विधर्मी इस देश पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में नई दिलचस्पी दिखाई, जिसके बाद अब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री न्यूट ईगा ने कहा कि देश रक्षा और खनन संसाधनों के क्षेत्र में अमेरिका के साथ काम करना चाहता है। न्यूट ईगा ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने के तरीकों की तलाश कर रही है। न्यूट ईगा ने यह भी बयान ऐसे समय दिया जब ट्रंप ने हाल के दिनों में ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की बात कही है। बता दें, ग्रीनलैंड आर्कटिक में डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग के कारण अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन इलाकों में आग अभी भी फैली है उनमें पैलिसेड्स, ईटन और हस्ट शामिल हैं। बता दें, लगी आग से अब तक कुल 24 लोगों की मौत हुई है, जबकि 23 लोग लापता हैं।
आग से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में पैलिसेड्स पहले नंबर पर है। यहाँ पर लगी आग 23 एकड़ से अधिक इलाकों में फैली हुई है और सिर्फ 14% हिस्सों की आग पर ही काबू पाया जा सका है। आग बुझाने के लिए 5000 से अधिक लोग लगे हुए हैं। आग से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में दूसरे नंबर पर शामिल ईटन में 33% हिस्सों पर ही काबू पाया जा सका है। अभी भी 14,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में आग लगी हुई है। आग पर 100% काबू पाने का मतलब ये नहीं है कि उसे पूरी तरीके से बुझा दिया गया है। इसका मतलब है कि आग की लपटों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। टिकटॉक ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि चीन की सोशल मीडिया कंपनी अमेरिकी ऑपरेशंस को एलन मस्क को बेचने पर विचार कर रही है। टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा है कि हमसे कोरी कल्पना पर टिप्पणी करने की उम्मीद मत करिए। बता दें, हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीनी अधिकारी ऐसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं जिसमें अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ऐप पर प्रतिबंध को बरकरार रखता है तो अमेरिका में इसका कारोबार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी एलन मस्क को बेचा जा सकता है। हालांकि टिकटॉक कई बार कह चुका है कि वो इसे नहीं बेचेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।